जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार टॉपिक चल रहा था हमारा, और अलंकार टॉपिक में शब्दालंकार जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब यदि अर्थालंकार की बात की जाए तो अर्थालंकार में टोटल हमने 10 वेद पढ़े थे। इसके बाद आज का जो हमारा 11वां वेद है, इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 11वां वेद पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे कि जहाँ किसी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो। जहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऐसी सामान्य बात होगी और सामान्य बात को ही इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि हम अभी ये बोले हैं कि मैंने आपसे हजारों बार कहा था, मैंने आपसे हजारों बार कहा था, यानी कि बोला होगा एक या दो बार ही, लेकिन बोला क्या जा रहा है, मैंने आपको हजारों बार कहा था। जब हजारों बार की बात आ रही है तो हजारों बार कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, वो सिर्फ एक दो बार ही कह सकता है। तो यानी कि सिर्फ बोलने के लिए ही बोल दिया है। इसी प्रकार से यहाँ होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई है। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है, फिर भी सारी लंका जल गई। और जो निशाचर का अर्थ होता है आपका राक्षस, ठीक। तो निशाचर का अर्थ होता है आपका राक्षस, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हनुमान की पूंछ में अभी आग लग नहीं पाई है, फिर भी क्या हो गया, लंका सारी जला दी और यहाँ पर निशाचर सारे भगा दिए, यानी कि राक्षस सारे भाग रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि जब पूंछ में आग लगी ही नहीं है तो लंका कैसे जल सकती है और यहाँ पर राक्षस कैसे भागेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वह होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका अतिशयोक्ति, यानी कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। इसी प्रकार से लहरें व्योम चूमती उठती, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं उन्हें क्या कर रहा है कि आसमान जो है वो चूम रहा है, ठीक। समुद्र की जो लहरें हैं उनको आसमान चूम रहा है। तो यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं वो इतना ऊपर नहीं उठ सकती कि उनको आकाश चूम ले, ठीक। तो ये वाली बात का यहाँ पर क्या है कि ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसा हो ही नहीं सकता, यानी कि ऐसी कभी भी बात कोई बोली जाएगी कि ऐसा हो नहीं सकता, तो वहाँ पर क्या होगा आपका अतिशयोक्ति, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित दो एग्जाम्पल और हैं, इनको और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके महाराणा प्रताप हैं, तो महाराणा प्रताप के जब महाराणा प्रताप कहीं जा रहे थे तो आगे अपार नदियाँ पड़ रही हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो वहाँ पर महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि कैसे इन नदियों को पार किया जाए। तो तब तक वो सोच भी नहीं पाए हैं पूरी तरह से, तब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं। तब तक तो क्या है कि चेतन उस पार हो गया, यानी कि सारी नदियों को पार कर चुका है। तो यहाँ पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, यानी कि जब कभी देखिए सिर्फ यहाँ पर क्या है कि महाराणा प्रताप सिर्फ सोच ही रहे हैं, अभी उन्होंने आगे जाने के लिए सोचा ही है कि उन्हें नदियाँ कैसे पार करनी है, तब तक तो चेतन उस पार पहुँच चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। इसी प्रकार से दूसरा है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, ठीक। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो अर्जुन है, अर्जुन ने क्या किया कि धनुष उठाया है और सिर्फ उस पर बाण चढ़ाया है, धनुष उठाकर सिर्फ उस पर बाण चढ़ाया है। इतने में ही क्या हुआ है कि धरती आसमान और नदियाँ, धरती आसमान और नदियाँ क्या हो रहा है कि काँप उठी हैं, धरती आसमान और नदियाँ काँपने लगी हैं। और साथ ही साथ क्या है, जितने भी आपके जीवधारी होते हैं उन सभी जीवधारियों के जो हैं प्राण जो हैं वो सूखने लगे हैं, यानी कि प्राण जाने को हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ किसी के धनुष उठाने और बाण चढ़ाने से इतना हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 12वां भेद है हमारा, जो कि अर्थालंकार का मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है इसे समझते हैं। जब प्राकृतिक या निर्जीव वस्तुओं को सजीवों की तरह दर्शाया जाए, जब प्राकृतिक या निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि मानो वह सजीव हों, तो वहाँ पर क्या होता है आपका मानवीकरण अलंकार। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये मेघ का अर्थ होता है आपका बादल। ठीक, मेघ का अर्थ क्या होता है आपका बादल। अब जो बादल जो हैं वो एक निर्जीव वस्तु है, एक प्राकृतिक वस्तु है। अब उसको क्या बोला जा रहा है कि बड़े बन ठन के सबर कर आए हैं, यानी कि जब, जैसे कि आपने देखा होगा, जब मौसम साफ है, तो मौसम साफ है तब एकदम से ऐसा होता है कि मौसम ख़राब हो जाता है, यानी कि बादल आ जाते हैं, बारिश होने वाली होती है, तब उस समय की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बन ठन के सबर के। अब ये बनना ठनना सवरना ये सब किसका काम में होता है, ये होता है एक जीव का, यानी कि जैसे कि हम बोले एक इंसान जो होता है वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे श्रृंगार करेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि बनना ठनना सवरना ये सब क्या होता है स्त्री या पुरुष का काम होता है, और यहाँ पर किसका बताया जा रहा है बादल का। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो संध्या है, संध्या परी की तरह सुंदर जो है वो धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। संध्या का समय जो होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर सुंदरी परी सी धीरे धीरे ये सब वाक्य ये सब शब्द जो हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, ये सब प्रयोग किए जाएंगे एक इंसान के लिए या फिर एक स्त्री के लिए। जब स्त्री के लिए ही हम बोल सकते हैं कि वो कैसी है, सुंदर परी सी है और धीरे धीरे आ रही है या जा रही है, इस प्रकार से कुछ भी बोला जा सकता है। तो लेकिन संध्या जो है, संध्या क्या है, ये तो एक समय है, और समय क्या है, ये संध्या का समय जो है, तो यह क्या है आपका प्राकृतिक। ठीक, यह क्या है आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो वस्तु है उसी को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो मानो कि जैसे कि एक सजीव हो, उसकी तरह उसका एक वर्णन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हमारे मानवीकरण अलंकार से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल हैं, इन्हें समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर उषा की बात की जाए तो उषा का अर्थ होता है यहाँ पर भोर। भोर का जो आपका समय होता है, तो भोर के लिए बोला जा रहा है कि वह एक नायिका की तरह सुंदर, जैसे कि सुनहरे तीर बरसाती है, यानी कि जो भोर है वह सुनहरे तीर बरसा रही है, किसकी तरह, एक नायिका की तरह। तो सुनहरे तीर बरसाने का जो कार्य है वो किसका है, एक मानव का होता है, और वहीं पर उसे बताया जा रहा है उषा के बारे में, यानी कि उषा के बारे में उस बात को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, यह एक प्राकृतिक वस्तु है, तो यहाँ पर प्राकृतिक को ही यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक मानव की तरह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका मानवीकरण अलंकार। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोन लोन में घने चने क्या बने बने इठलाते हौले हौले होली गागा धुंधरू पर ताल बजाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो चने जो होते हैं गीत गा रहे हैं, ताल बजा रहे हैं, और वहाँ पर क्या है, बन ठन कर इतरा रहे हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं वो सब किसी के हैं, वह एक मानव के कार्य होते हैं। और यहाँ पर क्या किसके लिए बोला जा रहा है, चनों के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि चना क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, और उस निर्जीव वस्तु के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे कि वह एक सजीव हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। ठीक, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो वसुंधरा है, वसुंधरा के बारे में बोला जा रहा है कि वसुंधरा क्या करती है कि रात को सब सोते हैं तो उस समय पर वो क्या करती है कि वहाँ पर तारे बखेर देती है। आपने देखा होगा कि आसमान में क्या हो जाता है कि तारे बिखर जाते हैं। तब जैसे ही तारे बिखर जाते हैं तो वसुंधरा क्या करती है कि रात को तारे बखेर देती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि सुबह होने पर क्या होता है कि सूर्य जो होता है उन्हें बटोर लेता है। अब देखिए बिखेरने और बटोरने का कार्य किसका होता है? बिखेरने और बटोरने का जो कार्य होता है वो एक मानव का होता है। और यहाँ पर किसके लिए बोला जा रहा है? वसुंधरा के लिए, और यहाँ पर सूर्य के लिए। तो यहाँ पर सूर्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वह क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यह एक मानवीकरण का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।